नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी के सिलेबस का जो एक टॉपिक है मानव भूगोल का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, इसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व का जो वीडियो है उसमें हमने मानव भूगोल की परिभाषा और उसके विशेष क्षेत्र के बारे में बातचीत की थी। इस वीडियो में हम मानव भूगोल का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध कैसा है, इस बात पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हम एक एक करके विभिन्न समाज विज्ञानों का मानव भूगोल से संबंध देखने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। मानव भूगोल की परिभाषा हमने देखी थी, एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं। संक्षेप में सरल शब्दों में हमने एक परिभाषा देखी थी कि मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव तथा भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों तथा इन संबंधों की वजह से उत्पन्न होने वाले भूदृश्यों तथा तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ये एक सिंपल सी परिभाषा हमने देखी थी। पुनरावृत्ति के लिए मैंने फिर से आपके सामने रिपीट किए, याद आ जाए आप लोगों को, इसलिए रिपीट की है। अब हम मानव भूगोल का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध देखेंगे। यहाँ हम 6 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मानव भूगोल का समाज विज्ञानों से संबंध देखेंगे। सबसे पहले हम मानव भूगोल और इतिहास के संबंधों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। मानव भूगोल का इतिहास के साथ में बहुत ही गहरा रिश्ता है। इस बात को सबसे पहले जर्मनी के विद्वानों ने समझा और उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा कि जो इतिहास है वही गतिशील भूगोल है, अर्थात इतिहास गतिशील भूगोल है। इतिहास और भूगोल में कोई अंतर नहीं है, दोनों परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित हैं। कुमारी सैमपुल, जो कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, उन्होंने भी लिखा है कि आज जो भूगोल है कल वही समय या काल के अंतर से इतिहास बन जाता है। अर्थात आज जो भूगोल है कल वही समय का फेर बदलने पर इतिहास बन जाएगा। तो अर्थात इतिहास और भूगोल में गहरा रिश्ता भूगोलवेत्ताओं ने भी स्वीकार किया है। यदि हम संबंध, दोनों के बीच में संबंधों को थोड़ा सा अपनी तरह से देखने का प्रयास करें तो जो इतिहास है वो विभिन्न समय पर पृथ्वी पर घटने वाली जो मानवीय घटनाएं हैं उनका अध्ययन करता है। इसी प्रकार से हमारा जो मानव भूगोल है वह भी धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में घटने वाली मानवीय घटनाओं का ही अध्ययन करता है। अर्थात दोनों ही विषय कहीं न कहीं मानवीय घटनाओं का समय के अनुसार, स्थान के अनुसार अध्ययन करते हैं। तो इनमें आपस में थोड़ा सा संबंध इस बात से स्पष्ट हो रहा है। अगर हम देखें तो वास्तव में स्थान और समय दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। एक और तरीके से हम देख सकते हैं दोनों के संबंधों को कि जो इतिहास में घटनाएं घटित होती है उनके लिए जो पृष्ठभूमि या आधार है वो कहीं न कहीं भूगोल तैयार करता है। बिना इस पृष्ठभूमि के इतिहास का कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी घटनाएं इतिहास में घटित हुई है कहीं न कहीं उन घटनाओं के घटित होने में भूगोल यानी कि भौगोलिक परिस्थितियों का कहीं न कहीं योगदान जरूर रहा था। प्रत्येक ऐतिहासिक घटना जो है वो एक विशेष वातावरण की देन होती है। मानव और उसके वातावरण में घनिष्ठ संबंध है और यही जो वातावरण के साथ में मानव का घनिष्ठ संबंध है, जिसका कि अध्ययन मानव भूगोल करता है, ये घनिष्ठ संबंध ही कहीं न कहीं ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म देता है। हम इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास हम सब ने पढ़ा है, तो कहीं न कहीं तो जो इतिहास है वो मानव और प्रकृति के बीच में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उन्हीं का वर्णन है। मानवीय इतिहास प्रकृति और मानव के बीच की जो क्रिया प्रतिक्रियाएँ हैं उनसे अटा पड़ा है, इनसे ओतप्रोत है। अगर हम मानव सभ्यता की बात करें तो मानव सभ्यता का विकास कुछ विशेष स्थानों पे हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन सभ्यताओं की बात करें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की नील नदी की सभ्यता की बात करें हम, तो ये सभ्यताएं जो पनपी विशेष क्षेत्रों में, वो किसी विशेष भौगोलिक वातावरण का ही प्रभाव था, उनका ही प्रतिफल था कि उन्हीं स्थानों पे
उन सभ्यताओं का जन्म हुआ और भौगोलिक घटनाओं की वजह से ही कहीं न कहीं इन सभ्यताओं का पतन भी हुआ। तो इन उदाहरणों से समझा जा सकता है कि मानव भूगोल और इतिहास में काफ़ी गहरा रिश्ता है। मानव भूगोल और इतिहास के रिश्ते को इस रूप में भी हम समझ सकते हैं कि मानव भूगोल की एक स्वतंत्र अलग शाखा अब बन गई है, जिसको ऐतिहासिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। ये ऐतिहासिक भूगोल भी इतिहास की तरह ही मानव इतिहास, मानव प्रजातियों के इतिहास, मानव का पर्यावरण के साथ में भूतकाल में कैसा रिश्ता रहा था, उनके बदलते हुए रिश्ते, किस प्रकार से बदलाव आया है मानव पर्यावरण संबंधों में, इन सब बातों का अध्ययन ही कहीं न कहीं ऐतिहासिक भूगोल करता है। तो इतिहास और मानव भूगोल का गहरा रिश्ता है, ये हम प्रमाण के साथ में कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल और अर्थशास्त्र के संबंधों की। अर्थशास्त्र क्या है, हम सभी जानते हैं कि हम इसको परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इस बारे में जानकारी हमें अर्थशास्त्र देता है। ये हमें प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग का अध्ययन कराता है, प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार से मितव्ययतापूर्ण दोहन किया जाए, उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, इन सब बातों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगर हम बात करें तो मानव भूगोल की एक शाखा है जिसको आर्थिक भूगोल कहा जाता है, वह भी कहीं न कहीं प्राकृतिक संसाधनों, उनके वितरण, उनके संरक्षण, मानव की आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं का वितरण, उनका स्वरूप, इन सब बातों का ही अध्ययन करता है। अर्थात अर्थशास्त्र जिन तथ्यों का अध्ययन करता है, मानव भूगोल भी उन्हीं तथ्यों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो मानव भूगोल और अर्थशास्त्र काफ़ी गहरे रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो कब मानव के लिए आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बन जाएंगे, ये भी मानव भूगोल ही निश्चित करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कि केरल के तट पे मोनोजाइट रेत पाई जाती है, जो कि एक रेडियो एक्टिव खनिज है, रेडियो सक्रिय खनिज है। तो जब पहले ये थी वहाँ पे मौजूद संसाधन के रूप में इसको नहीं पहचाना जाता था, लेकिन बाद में ये संसाधन बन गई। मानव भूगोल ने कहीं न कहीं इसको संसाधन बनाया और आज एक महत्वपूर्ण खनिज बन गई है और ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं मानव भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ में गहरा रिश्ता है। मानव भूगोल की शाखा है आर्थिक भूगोल, वह भी आर्थिक संसाधनों के बारे में बताती है तथा किस प्रकार से मानव की आर्थिक क्रियाओं पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण संभव है ताकि मानव की आवश्यकताओं को आगे भी पूरा किया जा सके। इन सब बातों का अध्ययन और विश्लेषण आर्थिक भूगोल करता है और कहीं न कहीं इन्हीं बातों का अध्ययन अर्थशास्त्र भी करता है। तो हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल और अर्थशास्त्र का बहुत ही गहरा संबंध है। मानव भूगोल और राजनीति विज्ञान के संबंधों की बात करें तो राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र राज्यों का अध्ययन करता है, वो उसके राजनीतिक संगठन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीति व राजनीतिक कार्यों का अध्ययन करता है। जबकि ये जो राज्य है, राज्य नाम की संस्था है, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये विशेष भौगोलिक वातावरण की देन होती है। हम सभी जानते हैं कि वही राज्य ताकतवर या शक्तिशाली होता है जो भौगोलिक दृष्टि से सशक्त होता है। जिस राज्य में वातावरण और मानव के बीच में अनुकूल संबंध होते हैं, वह राज्य समृद्धि की ओर आगे बढ़ता है। राज्य की नीति सदैव उसके उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। कश्मीर समस्या की बात करें तो कहीं न कहीं ये भौतिक वातावरण की देन है। अर्थात भौतिक वातावरण या हम कह सकते हैं कि भूगोल राजनीति विज्ञान को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। हम राजनीति विज्ञान और मानव भूगोल के रिश्ते को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मानव भूगोल की एक शाखा है राजनीतिक भूगोल। राज्य, सीमाएं, राष्ट्र,
विभिन्न राज्यों के बीच में आपसी सीमा विवाद इत्यादि जिन बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान करता है, उन्हीं तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल की शाखा राजनीतिक भूगोल में भी होने लगा है विस्तार के साथ में। तो दोनों का विषय क्षेत्र कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है, जो कि इनके घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल और राजनीति शास्त्र में गहरा रिश्ता है। चौथा हम बात करेंगे मानव भूगोल और नृतात्विक शास्त्र की। नृतात्विक शास्त्र को हम नृजातीय शास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो मानव भूगोल और एंथ्रोपोलॉजी का क्या संबंध है, इसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मुख्य रूप से मानव प्रजातियों की उत्पत्ति से लेकर के उनके विकास, मानव सभ्यता और संस्कृति और मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास, इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। यदि हम बात करें तो नृजातीय जो अध्ययन है, एंथ्रोपोलॉजिकल जो स्टडी है, उसके दो प्रमुख भाग हैं। पहला है भौतिक नृजातीय विज्ञान। भौतिक नृजातीय विज्ञान में मुख्य रूप से प्रजातियों की उत्पत्ति, उनकी शारीरिक विशेषताओं और प्रजातियों के विकास आदि के बारे में पढ़ा जाता है। दूसरी जो शाखा है एंथ्रोपोलॉजी की, वो है सांस्कृतिक नृजातीय शास्त्र। इसमें प्रजातियों के रहन सहन, आचार विचार, उनके भोजन, वस्त्र, धर्म, सांप्रदायिक संगठन, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि विभिन्न प्रजातियों के प्रादुर्भाव, उनके विकास, उनके रहन सहन, उनके धर्म, संस्कृति इत्यादि बातों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी करता है। ठीक इन्हीं तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल भी करता है। मानव भूगोल भी प्रजातियों के उद्भव, स्थानांतरण, उनके विकास, उनके शारीरिक और मानसिक रचना, इन सब बातों का अध्ययन करता है। तो चूँकि दोनों का ही सब्जेक्ट मैटर एक जैसा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे मानव भूगोल और समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र मानव समाज का विस्तार के साथ अध्ययन करता है। वह उसके सांस्कृतिक वातावरण का विश्लेषण भी करता है। इसी प्रकार से यदि अगर हम मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल भी मानव और उसके भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। यह संबंध मानव के लिए सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। अर्थात जिस सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, उसी सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण मानव और वातावरण के संबंधों की वजह से होता है, जो कि मानव भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय वस्तु है। यानी दोनों ही विषयों के अंदर कहीं न कहीं सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन जरूर होता है। जो सांस्कृतिक वातावरण है मानव का, वह मानव के वातावरण के प्रति समायोजन और अनुकूलन की देन है। इन समायोजन और अनुकूलन का अध्ययन हमारे मानव भूगोल में होता है और सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि यदि एक ही प्रकार का अगर प्राकृतिक वातावरण हो और वहाँ पे विभिन्न मानव समुदाय रहते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके सांस्कृतिक वातावरण एक जैसे होंगे। कई बार एक ही प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले समुदायों में अलग अलग सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में निग्रो और श्वेत दोनों प्रकार के मानव समुदाय रहते हैं। वातावरण एक जैसा है, परंतु दोनों ही सांस्कृतिक दृष्टि से बिल्कुल भी समान नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल समाजशास्त्र के लिए विषय की व्यापकता प्रदान करता है। कभी कभी एक ही स्थान पर मानव वर्ग अपने ज्ञान, इच्छा व आवश्यकता के अनुसार विभिन्नता स्थापित कर लेता है। इस तरह अलग अलग प्रकार के समाज बन जाते हैं। अतः कभी कभी भूगोलवेत्ता मानव भूगोल को सामाजिक भूगोल का नाम भी दे देता है। समाजशास्त्र और मानव भूगोल दोनों ही परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। मानव पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव का आकलन सामाजिक भूगोल करता है। यह सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है, जो समाजशास्त्र की तरह ही समाज और समाज पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन करता है। तो
कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें समाजशास्त्र और सामाजिक भूगोल की एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दोनों में एक ही प्रकार के तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। बस फ़र्क इतना सा है कि सामाजिक भूगोल समाज का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, समाजशास्त्र भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन नहीं करता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों विषय काफ़ी हद तक एक दूसरे से संबंधित हैं। अंत में हम बात करते हैं मानव भूगोल और सैन्य शास्त्र की, मिलिट्री साइंस की। राज्यों की स्थिति, उनकी सीमा, राज्यों का विस्तार, उनके संसाधन, जनसंख्या, सुरक्षा, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल में भी किया जाता है और सैन्य शास्त्र में भी किया जाता है। चूँकि इन दोनों की विषय वस्तु एक दूसरे से मिली हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी राज्य तब तक कुशलतापूर्वक युद्ध नहीं लड़ सकता जब तक कि वह शत्रु देश के भौगोलिक वातावरण से परिचित नहीं हो। उसकी युद्ध कौशलता या युद्ध कुशलता पर वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सैन्य शास्त्र व मानव भूगोल एक दूसरे से संबंधित है और दोनों ही एक दूसरे के लिए कई बार पूरक का काम करते हैं, सहयोगी का काम करते हैं। तो मित्रों, ये थे मानव भूगोल का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। अगले वीडियो में हम मानव भूगोल के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।